कुछ ममालिक के अंदर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इसका अगर देखा जाए तो इस्तेमाल जो है वो ज़रा गैर कानूनी सरगर्मियों में भी होता है। सबसे पहले इसका ज़रा थोड़ा सा हमें तारुफ करवाएं कि ये बनती कैसे है। क्योंकि ये टोटली जो है ना ट्रांसपेरेंट है और ट्रेसेबल है, डिजिटली मूव होती है, आपका ब्लॉकचेन है, इसकी माइनिंग होती है। जितना भी पूरा इसका जो सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें जो लोग भी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ये बेनाम पड़ी हुई है और जो है ना यूज़ हो सकती है। तो अगर आपके पास है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप जिस किसी को देंगे, जिससे लेंगे, वो पूरा इसका रिकॉर्ड बनेगा। ये महफूज है, बिल्कुल महफूज है। जब एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं तो वो महफूज है, उसको आप कहीं से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। यानी जिन लोगों ने कर दिया उनका क्या कसूर है? अगर कोई रिटर्न में था तो एक ही दफ़ा 30 जून से पहले आप नई रिटर्न अगले साल की मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आज बात करेंगे। कुछ ममालिक के अंदर इसको इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर बल्कि ज़्यादातर जो है इसको गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी है क्या और किस तरह से ये जो इस्तेमाल होती है, कैसे ये करेंसी हासिल की जाती है, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हामिदुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया हम सब आपने टाइम दिया। हम सब क्रिप्टो करेंसी का जब आता है, नाम ही क्रिप्टो के हवाले से अगर देखें, कुछ ममालिक के अंदर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इसका अगर देखा जाए तो इस्तेमाल जो है वो ज़रा गैर कानूनी सरगर्मियों में भी होता है। सबसे पहले इसका ज़रा थोड़ा सा हमें तारुफ करवाएं कि ये बनती कैसे है, किस तरह से इसकी जो है क्रिप्टो करेंसी को हम शेप देते हैं एक क्रिप्टो के अंदर। जो क्रिप्टो जो है ये फर्स्ट टाइम 2002 में जो है ना लॉन्च हुई बिटकॉइन के नाम से। उस वक्त से लेके अब तक जो है ना इसकी अगर वैल्यू देखे जाए तो उस वक्त शुरू में जो है ना इसके इक्विवेलेंट एक पैसा भी नहीं आता था। तो आज अगर ये देखा जाए तो ये $1 लाख से ऊपर उसकी एक कॉइन की वैल्यू है और ये डिजिटल करेंसी है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको कोई सेंट्रलाइज जो है ना कंट्रोल नहीं है। जिस तरह अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो स्टेट बैंक सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो करेंसी के रेलेवेंट हैं, नोट हैं, LCs हैं या बाकी जितना भी काम है ना बैंकों का, तो वो सारे लेन देन को कंट्रोलर जो है, रेगुलेटर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन क्रिप्टो की सूरत में क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और ब्लॉकचेन के जरिए सारा ये इसका होता है सिस्टम, तो इसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। और दूसरा है कि ये फुली सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है और दुनिया में बाकी जगहों पे चल रही है। लेकिन स्टेट बैंक ने अभी तक इसको जो है ना लीगल नहीं किया। गो के बिलाल बिन जो है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है, उसको वो हेड कर रहे हैं, CEO हैं। और अप्रैल में जो अमेरिका जाके उन्होंने MOU भी साइन किया है। वहाँ की जो क्रिप्टो करेंसी का जो बैक्ड बाई इस वक्त जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो की, उसके साथ MOU साइन किया है। और पाकिस्तान में इसके ऊपर पाकिस्तान जिस तरह क्रिप्टो काउंसिल है, पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी है, चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक इसको लीगल जो है ना स्टेटस नहीं मिला है। अच्छा, अभी जिस तरह चीज़ें शुरू हुई हैं आपके मुताबिक कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी बन चुकी है, आपको याद है कि इसका एक बड़ा इल्ज़ाम लगता था कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, ये जो इस तरह की डिजिटल गैर कानूनी करेंसीज़ हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है उसमें टेररिज्म में और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में। तो इस पर बड़ा इल्ज़ाम था USA की जानिब से भी, वहाँ के दीगर ममालिक की जानिब से भी, कि इनको इन ममालिक में, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें या जो दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक हैं, वहाँ पर इसको फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि ये टोटली जो है ना ट्रांसपेरेंट है और ट्रेसेबल है, डिजिटली मूव होती है, आपका ब्लॉकचेन है, इसकी माइनिंग होती है। जितना भी पूरा इसका जो सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें जो लोग भी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ये बेनाम पड़ी हुई है और जो है ना यूज़ हो सकती है। तो अगर आपके पास है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप जिस किसी को देंगे, जिससे लेंगे, वो पूरा इसका रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, ये है डिजिटल, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है मुख्तलिफ नामों से जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना इसको लॉन्च किया और ये बैक हो रही होती है गोल्ड से। इस तरह नहीं है कि हवा में कोई चीज़ है। और पाकिस्तान को भी इसमें अब शामिल हो जाना चाहिए, स्टेट बैंक को प्रॉपर रेगुलेट करके शामिल हो, ताकि यहाँ पे जिस तरह बाकी चीज़ें होती हैं वैसे ना हो कि आम लोग जो है ना उसमें उनको नुकसान हो जाए और कुछ लोग उसका फायदा हो। ये महफूज है, बिल्कुल महफूज है। जब एक चीज़
ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो वो महफूज है, उसको आप कहीं से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक जिस तरह अभी आपने बात की कि कर देना चाहिए, अगर इस तरह महफूज है और ट्रेसेबल है तमाम FATF के अंदर भी इसकी बड़ी बातें ये की गई थी, आपको याद होगा, तो फिर पाकिस्तान अभी तक क्यों इसमें जो है वो शरीक नहीं हो सका या इसको लॉन्च नहीं किया? अभी जो गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस भी किया है कि चूँकि इनके पास इस वक्त IPP से जो मुआहदे हैं उसकी वजह से सरप्लस जो है बिजली पड़ी हुई है, तो उसमें से 2000 मेगावाट जो है ना इसकी माइनिंग के लिए एलोकेशन भी हो गई है, और वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे जो है ना उन लोगों को मिलेगी। और बैक एंड पे उसका कोई ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह IPP के ऊपर मुल्क में बहुत वावेला हुआ, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं रिवाइज हुए हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि वो IPPs के जो होल्डर्स हैं उनको जो है स्टेक होल्डर्स को जो है ना अकोमोडेट करने के लिए ये किया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड पे कई चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसका फ्रंट पे जो है ना जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो अब वो 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हुई है। अब उसके साथ साथ क्योंकि ये जब बिजली यूज़ होनी है, ये पावर जो है वो बेस्ड है ऑयल के ऊपर। पाकिस्तान में लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, काफ़ी लोगों के पास है, और लेकिन है कि वो ज़ाहिर है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते ड्यू टू स्टेट बैंक ने जो कि इसको इलीगल करार दिया हुआ है, और पाकिस्तान में इसकी कोई रेगुलेशन अभी नहीं है। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आउट ऑफ बुक्स है। तो बेहतर ये है कि जिस तरह प्राइस बॉन्ड को डॉक्यूमेंट किया गया, इसी तरह बाकी जो चीज़ों प्लास्टिक करेंसी के ऊपर बातें हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी जो करना है वक्त जब डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप वक्त पे करें। जब आप वक्त पे ना करें तो वो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेहतर ये है कि इस वक्त जो एक अच्छा टाइम है इसमें इस चीज़ को रेगुलेट करें और इसको डॉक्यूमेंट करें, पार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाएं, और जिन लोगों के पास है उनको भी मौका दें कि जी ठीक है आप सिस्टम का हिस्सा बने, इसको डिक्लेयर करें, इसके ऊपर सर्टन कोई परसेंटेज रख। बड़ा आसान तरीका नहीं है कि अपने तमाम एसेट्स को जो है अपनी ब्लैक मनी को शो करें। कुछ अगर आपने करोड़ों की करप्शन की है तो लाखों दे के आप अपना सारा ब्लैक को वाइट कर लें। सबसे बेहतर ये है कि एक दफ़ा जो पब्लिक सेक्टर है, देखिए करप्शन कौन आप और मैं नहीं कर सकते, हम टैक्स इवेशन कर सकते हैं, हम करप्शन नहीं, हम तो प्राइवेट लोग हैं, हम करप्शन किसी से किस चीज़ के पैसे लेंगे। तो पब्लिक सेक्टर को जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है के साथ हमें सबसे ज़्यादा पैसा भी जो है ना वो इस टाइम गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के पास है। मैं उसी की तरफ ही आ रहा था कि एक दफ़ा हर दफ़ा हम एमएसटी स्कीम देते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, आम लोगों को, ओवरसीज़ को, तो इस दफ़ा एक दफ़ा जो है ना आप हाई रेट पे पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको एक एमएसटी स्कीम दें कि वो अपने अनडिक्लेयर्ड और जो भी करप्शन की है, जो भी किया हुआ है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए उनको मौका दिया जाए कि 90 डेज़ हैं, उसमें आप ये रेट 25%, 30%, 20% जो भी रखना है, कम से कम हमारी इकोनॉमी का जो एक्चुअल साइज़ है वो तो सामने है ना, बजाय इसके कि हम नोट छापी जा रहे हैं, कभी किसी की तरफ देख रहे हैं, कभी हम अपनी इकोनॉमी को तो डॉक्यूमेंट करें, और दूसरा हमारे जो एसेट्स हैं उसकी जो रियल वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हम उनको लेके आएँ कि जो मार्केट बेस वैल्यू हो। एक बड़ा अहम सवाल है कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं कोलैप्स ना कर जाएं, कोई इस तरह का ना हो कि हम बढ़ाने के लिए जाएं, लिमिटेड से हैं, उनको बड़ा देखभाल के इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ना गिर जाएं। देखिए ये डिजिटल करेंसी है, एक तो एक इसकी कॉस्ट नहीं है, आपने कोई सिस्टम बने हुए हैं उसके ऊपर सारा इसका सिस्टम चल रहा है, और दूसरा है कि ट्रांसपेरेंट है, आप इसको ट्रेसेबल है, ट्रेस कर सकते हैं। जिस तरह पेपर या प्लास्टिक करेंसी जो है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो इसमें तो ये डिजिटली सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। जिस तरह 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हमने स्पेयर कर ली हुई है, इसके लिए एलोकेट कर दी हुई है, तो ये सर्वर्स बेस्ड चलना है, ब्लॉकचेन है, डिजिटली जो है ना क्लाउड बेस्ड चलना है, वहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत। दूसरा है कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट हो जाएगा, पेपर करेंसी जब ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, और सारा जो लेन देन है उसका 1 मिनट में पता चल रहा होगा कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है। बस कि हम डिजिटली किसी स्टोर पर जाते हैं तो क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करेंगे तो वो सारा कुछ सिस्टम का हिस्सा ही रहेगा ना, वो ट्रेसेबल है कि मैंने क्या चीज़ खरीदी, कितने की है, तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा और इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी। हम सब कब तक मुतवक्किल है पाकिस्तान में? जिस तरह अभी मीटिंग्स हुई, आपने भी बताया, MOUs भी साइन हो गए, एक इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो एलोकेट कर ली गई है 2000 मेगावाट। मुतवक्किल कब तक है, कब तक ये पाकिस्तान के अंदर आप इसे कानूनी हैसियत में देख रहे हैं? आवाज़ें भी बड़ी उठाई गई थी, लोग चाहते भी हैं,
ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है जिनके उम्रें कम है लेकिन डिजिटल वॉलेट्स उनके देखें तो वहाँ पे करेंसी क्रिप्टो जो है वो भरमार है। ये हमने अच्छी उसमें की है कि हमारे जितने जो फ्रीलांसर हैं, हमारा एक नया उनके लिए मीडियम बन जाएगा कि अगर क्रिप्टो को हम लीगल करते हैं तो क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। आपके जो दरमियान में लॉसेज होते हैं, सर्विसेज चार्जेस पे होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पे फ़र्ज़ किया आपके पास $1000 में से कंसल्टेंसी और चीज़ें डिडक्ट होकर पाकिस्तान पहुँचती हैं तो वो $1000 ही आएगा ना क्रिप्टो की शक्ल में। तो बेहतर ये है कि हम जितना वक्त पे अगर फैसले नहीं ना करते, ज़्यादा मसला हमारे यहाँ है कि फाइलें पड़ी हैं, घूम रही हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तब हम जाके फैसले करते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो भी इस वक्त ग्लोबल चीज़ें चल रही हैं उसका हम पार्ट बने और उसको रेगुलेट करें और फौरी तौर पे उसका हिस्सा बन के उसका फ़ायदा उठाएं। फौरी तौर पर फ़ायदा उठाएं। हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं इनके ऊपर भी अभी कुछ रोज़ पहले आपने भी सुना होगा कि टैक्सेस की बात की जा रही थी कि जो खुद मेहनत करते हैं, जिस तरह हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ये जो आप कह लें कि डिजिटल वर्क कर रहे हैं, जो किस तरह से उनको आप जो है वो इस चीज़ के लिए इंगेज करेंगे कि वो मंगवाएं, सारा कुछ आपको बताएं, फिर उसके बाद जब वो बता दें तो उनके सर पर एक और तलवार लटक जाए कि ये हिस्सा गवर्नमेंट को दें। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट एक तो है कि फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा हम इम्पोर्टेड रखते हैं और हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो कई चीज़ें हमें वो भी करनी पड़ती हैं। जो पॉलिटिकल जो सेटअप है वो चाहे ना चाहे उनको वो करना पड़ता है। जिस वक्त यानी टाइम गुजर जाता है कई फैसले तब होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जैसे आपने बात की फ्रीलांसर को, देखिए ये एक इकॉनमी का जो एक नया सेगमेंट है, ये अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है जिस लेवल पे हमने उनको टैक्सिंग शुरू कर दी। अभी तो वो देखें ना ज़र में बादल की हमें कितनी ज़रूरत है, तो हम उनको एक ओपन एंड देने के बजाय हमने उनके ऊपर जो है ना स्क्रू करना शुरू कर दिया। अभी 2 साल भी नहीं हुए, 3 साल के ये थोड़ा सा ना बेहतर डेवलप होना शुरू हुआ है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको ओवरलोड करने के बजाय हम टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं। देखें इस वक्त पिछले अगर 5 साल से देखें तो यही 3 से 4 मिलियन टैक्स पेयर हैं। ओवरऑल जो NTN होल्डर हैं वो 8 मिलियन के करीब हैं, जो टैक्स पेयर उसमें से हैं वो 3-4 मिलियन है। तो इसका कम अज़ कम आपका 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टैक्स नेट में लोग हों। कम अज़ कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों को आप टैक्स नेट का हिस्सा बनाएं। अब देखिए 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने दे दी फील्ड ऑफिसर्स को, तो अभी तक अगर देखा जाए तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब वो टैक्स रिटर्न यानी 30 सितंबर लास्ट डेट है, कल उसमें नई जो है ना अपलोडिंग कर दी गई है कि फॉर्म चेंज हो गया। अब ये भी रूमर है कि वो कह रहे हैं कि जो अभी तक जितनी रिटर्न जमा हुई हैं उनको नोटिस आएगा कि आप अपना वाला जो दोबारा जो है ना उस रिटर्न को रिवाइज करें। तो यानी जिन लोगों ने कर दिया उनका क्या कसूर है। अगर कोई रिटर्न में था तो एक ही दफ़ा 30 जून से पहले आप नई रिटर्न अगले साल की मुकम्मल करें। 1 जुलाई जब आए तो आपकी रिटर्न में किसी किस्म के जो है ना मसले मसाइल ना हो, फ्लाज ना हो, उसमें बग्स ना हो। अब यहाँ पे देखें ना 30 सितंबर आ गया, अभी तक रिटर्न ठीक नहीं है और प्रेशराइज जो है ना टैक्स पेयर को, कंसल्टेंट को किया हुआ है कि जी 30 सितंबर लास्ट डेट है। किस तरह यानी वो टारगेट आप पूरा करेंगे। अभी तक मेरा ख्याल है 6-7% रिटर्न नहीं जमा हो। बहुत शुक्रिया हमें सब आपने टाइम दिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ शुक्रिया दीजिए, इजाज़त, अल्लाह ने